मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भाग 3। शाम के धुंधलाके में अचानक उसका मुंह दबाकर 2 अनजान लोगों ने बेचारी के साथ जबरदस्ती की। देर रात में गांव के कुछ लोगों ने लहूलुहान उसे हालत में झाड़ियों में बेहोश पड़े देखा। छोटे से गांव में आग की तरह यह खबर फैल गई। मंदिर के महंत और धर्म के ठेकेदार जमा हो गए। लड़की पर सैकड़ों लांछन लगे। उसे जाति व समाज से बाहर कर दिया गया। उसके परिवार को जाति से बाहर कर खेत और संपत्ति छीनने की धमकी दी गई। फिर गांव से बाहर निकालने को कहा गया। मजबूर माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य की दुहाई देकर बहुत गिड़गिड़ाए। तब मंदिर का महंत इस बात पर राजी हुआ कि परिवार पहले जैसे ही घर और खेत लेकर गांव में रह सकता है, परंतु लड़की चूंकि अपवित्र हो चुकी है, उसके कारण गांव पर कोई विपत्ति ना आ जाए, इसके लिए उसे मंदिर में ईश्वर की सेवा में सौंप दिया जाए। आखिर में समाज के दबाव के चलते उसके पिता को मजबूर होकर उनकी बात माननी पड़ी। ईश्वर की सेवा का तो बस दिखावा था। असल में वह महंत और धर्म के ठेकेदारों और जमींदारों की वासना पूर्ति का माध्यम बनी। इन धर्म की ढोंगी ठेकेदारों का यही काम होता। पहले धर्म का डर दिखाकर लड़की को घर से निकालकर मंदिर की सेवा में अर्पण करने या आश्रम में रहने के लिए मजबूर करो और फिर उसका जी भर दैहिक शोषण करो। एक दिन बेचारी मौका पाकर जैसे तैसे वहां से भागकर शहर की मिशनरी में आश्रय लेने पहुंची, पर वहां तो उसकी और दुर्गति हुई। वहां के कार्यकर्ता स्वयं तो उसका शोषण करते ही उसे दूसरी जगहों पर भी सप्लाई करने लगे। डॉक्टर आशा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसका क्या हुआ? रिया का स्वर कांप रहा था। शायद वह स्वयं को उसकी स्थिति में महसूस कर रही थी। बेचारी उनके भोग और वासना पूर्ति के लायक नहीं रही तो एक दिन उसे एक सरकारी अस्पताल के सामने फेंक कर चले गए। मैं उस समय उसी अस्पताल में नौकरी कर रही थी। उसी ने मुझे इन आश्रमों और धार्मिक स्थानों की घिनौनी सच्चाई के बारे में बताया। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि मैं बहुत कोशिश के बाद भी उसे बचा नहीं पाई। डॉक्टर आशा अपनी आंखें पोंछकर आगे बोली, इसलिए मैं कहती हूँ कि पवित्र अपवित्र जैसी खोखली दकियानूसी बातों में कुछ नहीं रखा है। बीती बातों को भूलकर अपने परिवार के साथ रहो। रिया पर उनकी बातों का गहरा असर हुआ। 4 दिनों में ही वह झूठे अपराध बोध से बाहर निकलकर स्वस्थ हो गई। जब उसने मम्मी पापा से आगे बढ़ने की इच्छा प्रकट की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिया ने जी तोड़ मेहनत की और MBBS में सिलेक्ट हो गई। जब वह डॉक्टर बनकर इंटर्नशिप कर रही थी तभी डॉक्टर आशा भी वहीं आ गई। उनके अंडर में ही रिया ने MD किया। जन्म से ही घुट्टी में मिली हुई रूढ़िवादी मान्यताओं को अपने मन से निकाल फेंकना आसान नहीं था, पर रिया ने साहसपूर्वक यह कर दिखाया और हिम्मत से अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ती रही। उसी साहस और सच्चाई के चलते वह यह बात नीरज से छिपाना नहीं चाहती थी। जिस हिम्मत से उसने समाज की थोथी मान्यताओं और कुसंस्कारों को झटक कर अपने लिए एक रास्ता बनाया था, वह चाहती थी कि नीरज सारी सच्चाई को जानकर उसी हिम्मत से उसे स्वीकार कर उसके साथ जीवन पथ पर आगे बढ़े। रात के 2 बज गए थे। रिया तो अपने अतीत को रात में देखा बुरा सपना समझकर झटक चुकी थी, लेकिन नीरज से वह यह बात छिपाकर उसे
धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अतः उसने फैसला किया कि वह कल नीरज को सब कुछ बता देगी। यह फैसला करने पर ही उसे नींद आई। दूसरे दिन रिया की ड्यूटी नहीं थी। उसने नीरज को फोन लगाया। संयोग से उस दिन उसकी भी छुट्टी थी। 4 बजे लेकव्यू स्थित विंडर्स एंड वेब्स पर उनका मिलना तय हुआ। 4 बजे रिया नियत स्थान पर पहुंची तो देखा नीरज पहले से ही वहां बैठा था। नीरज ने उठकर उसका स्वागत किया। रिया का कलेजा धड़कने लगा, परंतु जल्द ही उसने अपने आप को संयत किया और नीरज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ औपचारिक बातों के बाद रिया ने झिझकते हुए नीरज से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, कहो ना। नीरज के स्वर में प्रेमपूर्ण आग्रह था। रिया ने हिम्मत जुटाकर निगाहें नीची करके अपने साथ हुई दुर्घटना की पूरी बात नीरज को बता दी। फिर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संयत किया, लेकिन आंखें उठाकर नीरज की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि जिन नजरों में थोड़ी देर पहले तक उसके लिए प्यार झलक रहा था, उनमें अब घृणा झलक रही होगी। वह आंखें नीचे किए ही बैठी रही। तभी अचानक अपने हाथ पर नीरज के हाथ का स्पर्श पाकर उसने चौंक कर निगाहें ऊपर उठाई तो आश्चर्यचकित रह गई। नीरज अब भी उसकी ओर प्यार से देख रहा था। नीरज ने रिया का हाथ प्यार से सहलाया और कहा, मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। क्या? लेकिन आपको किसने बताया? रिया अवाक रह गई। डॉक्टर आशा, रिश्ते में मेरी बुआ लगती हैं। उन्होंने ही तुम्हारे बारे में हमें बताया था। सुनते ही मैंने तय किया था कि मैं ऐसी हिम्मत व आत्मविश्वास से भरी लड़की से शादी करूंगा, लेकिन खुद सच्चाई बताकर तुमने मेरे मन में अपने लिए सम्मान और बढ़ा लिया है, नीरज ने संक्षेप में बताया। लेकिन मैं तो अपवित्र। आगे की बातें रिया के गले में ही अटक कर रह गई। नहीं रिया, बुआ की तरह मैं भी यह मानता हूं कि इसमें दोष उस हैवान का रहता है जो यह नीच कार्य करता है। रास्ता चलते यदि कोई गाड़ी वाला हम पर कीचड़ के छींटे डालकर चला जाए तो हम घर आकर नहाकर कपड़े धो लेते हैं ना, उन छींटों को सहज कर उम्र भर अपने से घिन तो नहीं करते। तुम भी उन छींटों को धो डालो। मेरे लिए तुम वैसी ही निर्मल उज्जवल हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। नीरज के स्वर में प्यार और अपनापन था। रिया विभोर हो गई। तो अब झटपट बता दो कि तुम्हें हमारा नीरज पसंद है कि नहीं, ताकि हम जल्द से जल्द तुम दोनों की सगाई करें। अपने पीछे से अचानक किसी की आवाज सुनकर रिया ने मुड़कर देखा तो डॉक्टर आशा मुस्कुरा रही थी। आपके बहुत से एहसान हैं मुझ पर मैडम। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैडम नहीं, अब मैं तुम्हारी बुआ सास हूं और यह तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार और अपनापन है। पगली, कोई एहसान नहीं। अब झटपट बता दो कि सगाई कब कराऊं? डॉक्टर आशा ने पूछा तो रिया ने एक नजर नीरज पर डालते हुए शर्मा कर जवाब दिया, जब आप चाहें। यह सुनते ही डॉक्टर आशा ने रिया और नीरज दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।